Good morning, students. Today we will read chapter first, the French Revolution. France becomes a constitutional monarchy. France संवैधानिक राजतंत्र बन गया. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क. इसका प्रमुख उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना. दीज पावर्स इंस्टीड ऑफ बीइंग concentrated in the hand of one person. एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया. दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया. नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी. दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स वो इन टर्न चूज द असेंबली. सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे. Not all citizens, however, had the right to vote. सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था. Only men about 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens, that is, they were entitled to vote. 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, अर्थात इन्हें मत देने का अधिकार दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे. द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड ए पैसिव सिटीजन्स. शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर. निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था. The Constitution began with a declaration of the rights of man and citizen. संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था. जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया. अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट. राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे. फ्रांस
abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Persia. यद्यपि लुईस 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु परसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता अभी भी चल रही थी. Rulers rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने परसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे. They saw this as a war of the people against king and aristocracies all over Europe. उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया. Among the patriotic song they sang was the Marseillaise, composed by the poet Toget de Lisa. उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें रोजेट दे लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था. The Marseillaise is now the national anthem of France. इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया और जो अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है. The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their families. पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे. Political clubs become an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे. The most successful of these clubs was that of the Jacobin. इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris.
जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। वुमेन who had been active throughout this period formed their own clubs, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। इस अध्याय के खंड 4 में हम इनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और भी अधिक जान पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।